सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स वाईटी लर्निंग। और मैं धवल आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हमें पेपर को प्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में। यानी कि हमारा जो आंसर शीट होगा साइंस का, उसमें हम चीज़ें किस तरीके से लिखें ताकि हमें मार्क्स अच्छे से और पूरे मार्क्स मिले, कहीं पे भी हमारे मार्क्स कटे ना। तो हमारा बेसिकली हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं कि बेसिकली क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स में आएंगे तो हमें आंसर कैसे लिखना है, अगर कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें आंसर्स कैसे लिखना है, कोई हमें अगर वो सब क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूछता है तो हमें आंसर्स कैसे लिखना है, फिर अगर वो हमें कोई आर्टरीज यानी वेन्स या जी की किसी चीज़ दी और उनके फंक्शंस बोले तो हमें कैसे लिखना है, और फिर अगर वो डायग्राम्स देते हैं तो डायग्राम्स का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और अगर हमें पूछता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे। अभी ये शीट रॉ है, अभी मैं इस चीज़ को बनाने वाला हूँ कि बेसिकली आपको इस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है। तो अगर हम देखें कि ये हमारा जो एग्जामिनेशन होगा तो उसमें सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी आंसर शीट को आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो जैसे कि मैं बोलूँ तो आप पहले तो एक बेसिकली एक पेन सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ब्लू पेन यूज़ करो तो उसका कंपनी भी चेंज मत करना, अगर सेलोग्राफर यूज़ करो तो सेलोग्राफर ही यूज़ करो। मैंने हमेशा सेलोग्राफर यूज़ किया है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि कोई भी आप ब्लैंक पेज मत छोड़ो। जैसे कि अगर यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है तो एक ब्लैंक के पेज के बाद कोई चीज़ दूसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेज आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार आंसर शीट शुरू की है तो वो एंड तक कंप्लीटली भरी हुई होनी चाहिए। फिर मैं बोलूँगा कि आपको कोई मैसेज वाली यूज़ चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि अगर मैं बिकॉज जो है, कई लोग की आदत होती है कि वो मैसेज वाला बिकॉज लिखते हैं, नहीं, आपको पूरा BECAUSE बिकॉज वाला बिकॉज लिखना है। द थिंग इज़ कि कई बार ये मैसेज की आदत की वजह से आप लोग ये चीज़ पेपर में लिख लोगे, तो ये चीज़ आपको इसमें नहीं करनी है। फिर मैं दूसरी चीज़ बोलूँगा कि आपको इररिलेवेंट थिंग चीज़ें नहीं लिखनी है। अगर आपको चीज़ पता है तो प्रॉपरली लिखिए, अदरवाइज वो आपको नहीं लिखना है। फिर मैं बोलूँगा कि जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है ना, पूरे पेपर में गो थ्रू कीजिए, और फिर आपको क्या करना है, पूरे पेपर में गो थ्रू करके जहाँ आपको लगता है अंडरलाइन देनी चाहिए थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। और हाँ, पेपर का प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, एग्जामिनर उतना कम टाइम में आपका पेपर चेक करेगा और वो खुश होगा तो अच्छे मार्क्स देगा। तो बेसिकली आपको अपना पेपर में अक्षर तो सबसे पहले मेन चीज़ है, स्टार्ट करने से पहले सब कुछ अच्छा करना है आप लोगों को। पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स सी, अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और लेट्स सी क्या होता है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन इस बार सबसे पहले लिखा है। आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं लिखना है बेसिकली। तो बोर्ड का क्वेश्चन ये था कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सॉल्ट्स इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो मैंने उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हुई थी, दी रखी थी। तो उसके बाद मैंने 3 पार्ट्स किए, और 3 पार्ट्स जो थे वो न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से थे। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स जो थे, हमें इसमें से देखना है कि न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से हैं। तो हमने देखा कि पोटेशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आपने सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट लिख लिया, और उसके बाद आपने न्यूट्रल सॉल्ट के सामने उन सॉल्ट्स के नाम लिख लिए, और उसके बाद अगर आप उस चीज़ को अंडरलाइन करोगे तो वो और उठ के आंसर आपका दिखने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ रॉ रखी थी, और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली आपको ये आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये हमारा आंसर प्रेजेंट हो गया, मतलब तीनों चीज़ हमने तीनों के आंसर्स भी लिख लिए, और अब हम अंडरलाइन करके ये भी बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें फुल मार्क्स कैसे लेना है। अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, कई लोग जो है इसमें Na और Cl में सीधा ये वाला रिएक्शन लिखता है, बट हमें ये वाला रिएक्शन नहीं लिखना। हमें सबसे पहले लिखना है Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज़ 281। फिर हमें Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, जैसे दैट इज 287। फिर हमें Na को प्रॉपरली एक रिएक्शन में कंप्लीट करना है, और वहाँ पे लिखना है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और लिखना है कि ये सोडियम कटायन था, और उसके बाद Cl का, क्योंकि Cl निगेटिव था इसलिए क्लोराइड अनायन था, और उसके बाद Na और Cl जो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे आए हैं, वो हमें उसका कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे लिखना है। जैसे ही हम ये चीज़ कर लेंगे हमें इस पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ स्किप करते हो तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन सब क्वेश्चन में आता है तो आप देख सकते हो कि सब क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसमें A B C थे, तो आपको क्वेश्चन नंबर डालना है 3, और उसके बाद A का सेपरेट आंसर, B का सेपरेट आंसर और C का सेपरेट आंसर लिखना है। जैसे A का आंसर सिर्फ 1 वर्ड था तो आप 1 वर्ड आंसर के बाद इन्वर्टेड कॉमा में उसको मतलब बोल सकता हूँ फिट कर दो, तो सो दैट वो और अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा आप लोगों को, और इवन वो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे भी अच्छा लगेगा वो। और जैसे सेकेंड आंसर केनाबर था, तो केनाबर के इन ब्रैकेट में आप HGS मतलब आप उसका केमिकल नेम भी लिख सकते हो, वो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को जो मतलब चेक करने वाला है। तो अगर आपको चीज़ें एक्स्ट्रा पता है तो आप उसका यूज़ करो, क्योंकि 2 सेकंड भी नहीं लगते एक एक्स्ट्रा चीज़ को लिखने के लिए, बट वो इंप्रेस हो सकता है और आपकी जो आगे की चीज़ें जहाँ पे कुछ गलती हो सकती है वो उसे भी निगलेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले चीज़ें अच्छी लिखी है तो वो उतना गो थ्रू नहीं जाएगा किसी टॉपिक में, उसको पता चल जाएगा कि नहीं बच्चा होशियार है और उसने अच्छा ही लिखा है। फिर जो तीसरी चीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक गलती की है जो जानबूझ के मैंने की है, तो कई लोग क्या करते हैं इसी सेम मिस्टेक को वो लोग ऐसे 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 रब करते हैं, मतलब कि कट करते हैं, बट हमें वैसे नहीं करना है। आप सिर्फ एक लाइन खींचिए और उसे कट कर दीजिए और फिर सीधा बता दीजिए कि ये वर्ड क्या था। मतलब आपको उसको कट करने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है, कई लोगों की आदत होती है।
अब हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ का फंक्शन आता है तो हमें वो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे दो पार्ट्स थे, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स जो था तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाया क्योंकि प्रेजेंटेबल फॉर्म में बहुत अच्छा दिखता है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो दो टाइप के हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में अगर हमें फंक्शन लिखना है तो हमने इस टेबुलर फॉर्म में लिखा कि ब्लड वेसल कौन से है, और फिर हमने उनका फंक्शन सेपरेटली लिख लिया। ये चीज़ लिखने में आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आप नॉर्मली करोगे, बट ऐसा करने की वजह से आपका पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट है डायग्राम। अब जो डायग्राम था आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम इतना उठ के नहीं दिख रहा, बट मैं एक चीज़ करूँगा तो ये देखना आप डायग्राम जो है ये उठ के दिखने लगेगा। तो बेसिकली क्या करना है, जो भी हार्ड पार्ट होते हैं आपके डायग्राम में उसमें आपको क्या करना है, थोड़े शेड करना है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो उठ के दिखेगा। और मेन जहाँ पे आपने शेड किया है उस पर आप थोड़ा अपना हाथ घुमा लीजिए और देखो वो डायग्राम कैसा उठ के दिखने लगेगा, जैसा वो पहले नहीं दिख रहा था। तो अब जैसे ही हमने इसको थोड़ा रब करके इसको थोड़ा डार्क कर दिया, अब क्योंकि अंदर डार्क है तो आप उसके बाद क्या कीजिए, इसकी जो आउटलाइन है उसको और डार्क कीजिए। आउटलाइन डार्क होगी तो आपका डायग्राम अच्छा दिखेगा। और आपकी जो नेमिंग है, मैं बोलूँगा आपकी नेमिंग जो है वो थोड़े आप पेन से लिखिए, क्योंकि पेंसिल से नेमिंग इतने उठ के नहीं दिखता है और थोड़े दिनों में फेड हो जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर बोर्ड वाला जो है वो जस्ट नेक्स्ट डे चेक नहीं करने वाला। तो आप ये चीज़ें ध्यान दीजिए और उसके बाद लिखिए। अब आप देख सकते हो कि मैंने ये जैसे ही अंडरलाइन किया, आप देख सकते हो कि डायग्राम जो है वो उठ के दिख रहा है। मतलब एक बार डायग्राम बना दीजिए और उसके बाद एक डार्क पेंसिल से उसको आउटलाइनिंग दीजिए, डायग्राम बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये थी डायग्राम वाली चीज़। और डायग्राम में देख रहे हो आप, मैंने लेबलिंग जो की है वो प्रॉपरली पेन से की है ताकि वो लेबलिंग जो है वो फेड ना हो जाए। और उसके बाद आपको दिख रहा है कि मैंने उसे एक बॉक्स में डाला है और नीचे लिखा है फिगर। फिगर किसका है, तो ह्यूमन हार्ट का। दैट मीन्स कि अगर डायग्राम क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, पेन से नेमिंग देनी है और फिर आपको एक बॉक्स बनाना है। तो ये और प्रेजेंटेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको इस पर भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं बंदा अच्छा लिख रहा है पेपर, मतलब आगे कुछ ज़्यादा गलती इसने नहीं की होगी। अब देखते हैं कि जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हो डिफरेंशिएट बिटवीन ऐसा लिखते हो आप लोग, जो कि बिल्कुल भी उतना खास नहीं दिख रहा है। बट अगर आप देखो तो मैं इस चीज़ को देखो कितना अच्छा बना देता हूँ। सिर्फ हमें कुछ पेंसिल का यूज़ करना है और पेंसिल का यूज़ करते ही ये चीज़ बहुत अच्छी दिख जाने वाली है। तो देखो हमें क्या करना है, इस तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन का आंसर लिखना है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट बिटवीन इस तरीके से ब्लॉक में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स और अच्छे ही मार्क्स मिलने वाले हैं। देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने दोनों अब आप देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ गया हमारे डिफरेंशिएट बिटवीन पे और कितना प्रॉपर दिख रहा है वो। दोनों नाम आ गए, सब पॉइंट्स के लिए मैंने अलग लाइन बनाई है, इसके पॉइंट के लिए मैंने अलग लाइन बनाई है। और सारे जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 2 मार्क का होता तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखता, तो क्या होता, इससे ना चीज़ें और अच्छी दिखती और हमारे जो मार्क्स थे वो इससे बढ़ जाते। तो ये मैंने जितने भी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन थे ये सभी आपको बता दिया, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करनी है बोर्ड के पेपर में, और अगर आप इस तरीके से बोर्ड के पेपर में प्रेजेंट करोगे तो आई अश्योर कि आपके मार्क्स काटने का वो चेकिंग वाले का मन ही नहीं करेगा, वो बहुत अच्छे आपको मार्क्स देगा। और मैं बोलूँगा कि ये जो चीज़ें मैंने दिखाई है आपको अंडरलाइन करना वगैरह, ये तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो हाँ, और अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो, नीचे ही है स्विच, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और हाँ, एक और चीज़, जैसे मैंने ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम 5 सेकंड में बनाते सिखाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि धवल सर प्लीज़ हमें बता दीजिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।